स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, आज भी मुझे याद है कि जब मैं पहली बार वोट देने गया था तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था, उत्साहित था। एंड आई एम श्योर कि आप में से कई लोग जिन्होंने पहली बार वोट दिया होगा कुछ वैसा ही फील किए होंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि जब हम वोट देने जाते हैं, आपको पता होगा भारत के अंदर नियम है कि 18 साल के ऊपर के ही लोग वोट दे सकते हैं। तो यहाँ पर अभी भी वही चीज़ है, लेकिन ये जो वोटर लिस्ट होता है उसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा। ये आप देख सकते हो, दोज अबव 17 कैन नाउ रजिस्टर फॉर वोटर्स लिस्ट। तो ये एग्जैक्टली है क्या, यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की पावर क्या होती है, अभी तक क्या नियम था, इसको क्यों बदला गया, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखना है आपको, यूपीएससी का जो फाउंडेशन बैच है दोस्तों, जहां पर प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी कराई जाती है, सिर्फ आपके पास 2 दिन बचा है। अगर आप इसके अंदर रजिस्टर करना चाहते हैं, जिसमें 1 अगस्त से क्लासेस होंगी हर रोज शाम को 6 बजे, तो आप जा सकते हैं हमारे वेबसाइट और ऐप पर, और वहां पर सभी डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। और जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग, प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली MCQ हो गया, करंट अफेयर्स, प्रीलिम टेस्ट सीरीज, इसके अलावा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मेंस एग्जाम के लिए, और आपको एक मेंटर दिया जाएगा ताकि पूरे जर्नी के दौरान अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, ये जो पूरे 18 मंथ्स की वैलिडिटी होती है, वहां पर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल का जवाब चाहिए, कुछ भी आप ले सकते हो। और ये सारी चीजें दोस्तों सिर्फ 19,000 में। तो जल्द से जल्द अपनी सीट को ब्लॉक करिए, क्योंकि लिमिटेड सीट्स होती हैं। और साथ ही साथ अगर आपको ऑप्शनल की तैयारी करनी है, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी, वो भी वहां पर बचा है। ये आप अगेन कोड इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको ये मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हुआ क्या है। देखिए, इलेक्शन कमीशन जिसकी जिम्मेदारी होती है भारत के अंदर इलेक्शंस को कंडक्ट करवाना, इसके बारे में भी हम थोड़ा चर्चा करेंगे। मैंने स्टैटिक पार्ट भी जोड़ा इस वीडियो के अंदर, लेकिन यहां पर उनके द्वारा एक नया रूल लाया गया है फॉर वोटिंग रजिस्ट्रेशन। तो जैसा कि मैंने आपसे बोला कि जो भी व्यक्ति 18 साल के ऊपर का है भारत के अंदर, उसको अधिकार दिया जाता है कि वो वोट दे सकता है। लेकिन अधिकार किस बेसिस पर है? मान लो अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया अपने आप को, आपने वोटर आईडी नहीं लिया, तो क्या आप वोट दे पाओगे? नहीं दे पाओगे, सिंपल सी बात है। तो यहां पर बेसिकली क्या है कि वोटर रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ नए नियम लाए गए हैं, और इसका मेन मकसद यह है इलेक्शन कमीशन का कि भारत के अंदर जो यूथ का पार्टिसिपेशन है पोल्स के दौरान, इलेक्शन के दौरान, उसको इंक्रीज करना, अवेयरनेस इंक्रीज करना। और इसी के लिए यहां पर अब 17 साल के ऊपर के जितने लोग हैं वो रजिस्टर एडवांस में कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं कह रहा हूं रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन वोटिंग का अधिकार अभी भी सिर्फ 18 वर्ष के ऊपर का ही है। देखो, अभी तक जो नियम है वो क्या कहता है? अभी तक नियम ये कहता है कि जितने भी लोग 18 साल के होते हैं बिफोर 1 जनवरी एवरी ईयर, मान के चलो अभी चल रहा है आपका 2022, अगर आपका जन्मदिन आता है 2 मार्च को, ठीक है, तो आप 2 मार्च को 18 साल के हुए, तो क्या आप इस साल वोट दे पाओगे? नहीं दे पाओगे, क्योंकि नियम ये कहता है कि 1 जनवरी के पहले पहले आप 18 साल के हो जाने चाहिए। तो इसकी वजह से क्या होता था कि जो भी व्यक्ति, ऑब्वियस सी बात है कि 1 जनवरी के पहले अगर होगा तब तो ठीक है, लेकिन उसके बाद पूरा साल उसका बर्बाद हो गया ना। अगर कोई इलेक्शन आ रहा है तो क्या वो पार्टिसिपेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी, तो भागीदारी उनकी थोड़ी सी कम हो जाती थी। इसी को देखते हुए यहां पर इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड किया कि क्यों ना ये जो रजिस्ट्रेशन है वो हम 17 साल से ही स्टार्ट कर दें। और इसके साथ साथ यहां पर इलेक्शन कमीशन ने एक और अच्छा काम किया है कि यहां पर क्वार्टरली बेसिस पर रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा। जरूरी नहीं है कि साल में एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना है। 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर, हर 3-3 महीने के बाद क्वार्टरली बेसिस पर जो यूथ है वो अपने आप को रजिस्टर कर सकता है इन इलेक्शन कमीशन। और इसी की वजह से जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार और इलेक्शन कमिश्नर है अनूप चंद्र पांडे, उन्होंने राज्य के अंदर जितनी भी पोल मशीनरी है, राज्य के अंदर जो भी कार्यकर्ता हैं, लोग हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनको यहां पर निर्देश दिया है कि आप फैसिलिटेशन स्टार्ट करिए ताकि 17 वर्ष के आयु के लोग भी अब यहां पर एडवांस में एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं और अपने आप को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2023 में जो भी व्यक्ति 1 अप्रैल को या फिर 1 जुलाई को या फिर 1 अक्टूबर को 18 साल का होगा, 2023 की मैं बात कर रहा हूं, जो 18 साल के होंगे वो इसी साल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा, मतलब उनको आगे चलकर प्रॉब्लम नहीं होगी, वेट नहीं करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन आपने पहले से कर दिया, वोटर आईडी आपको पहले से मिल गया, लेकिन वोट आप कब दोगे? 18 साल के जैसे ही हो गए
ठीक है, अब पहला दिन में ही अगर आपका वोटिंग है, इलेक्शन है, तो आप तुरंत जाकर वोट दे सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सब कुछ एडवांस में चलेगा इलेक्टोरल रोल के अंदर। जो यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज ये किया गया है कि जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है एक नया बनाया गया है। 1 अगस्त से, मतलब 2 दिन के बाद से देश के अंदर इलेक्शन रोल के लिए, वोटर आईडी के लिए जो रजिस्ट्रेशन आप करते हो उसका पूरा जो फॉर्म है उसको नया कर दिया गया है, इजी बना दिया गया है, सिंपल बना दिया गया है, ताकि आपको उसको भरने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा जितने भी पुराने फॉर्म है, अगर आपने पहले अप्लाई कर रखा है पुराने फॉर्म में, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, नया फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, पुराना फॉर्म ही एक आपका उससे जो है वोटर आईडी जो है वो आपको मिल जाएगा। लेकिन जितने भी अब 1 अगस्त के बाद फॉर्म भरे जाएंगे वो नए वाले फॉर्म में भरे जाएंगे। इसके अलावा काफी लंबे समय से आप सुन रहे होंगे आधार लिंकिंग के बारे में, मतलब कि जो वोटर आईडी है उसको आधार से लिंक करना। अब इसमें होता क्या था, मैंने कई बार देखा है कि एक एक व्यक्ति के 3 जगह 4 जगह वोटर आईडी बन रखे हैं, ठीक है। अब वो हो सकता है कि मध्य प्रदेश के अंदर वोटर आईडी बनाया हो, महाराष्ट्र के अंदर वोटर आईडी बनाया हो, फिर वो शिफ्ट हो गया दिल्ली के अंदर तो उसने दिल्ली में भी वोटर आईडी बना दिया। तो ये जो वोटर आईडी मल्टीपल हो गए हैं उसको क्यों ना आधार से लिंक कर दिया जाए। उस व्यक्ति का आधार तो एक ही होगा, तो एक ही वोटर आईडी उसका वैलिड हो, इसके लिए यहां पर कोशिश की जा रही थी। लेकिन अभी क्या हुआ है कि यहां पर उसको कंपलसरी नहीं किया जा सकता सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के हिसाब से। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह कहा है कि ये जो नया फॉर्म आने वाला है उसके अंदर हम आधार का भी प्रोविजन देंगे। जो भी लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं उनको अपना आधार नंबर डालना होगा। लेकिन साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने यह भी बोला है कि यहां पर अगर मान लो कोई वो अपना आधार नंबर नहीं देता है, रेडी नहीं है देने के लिए, तो उसको हम डिनाई नहीं कर सकते, उसको भी वोटर आईडी देनी होगी। तो ये एक प्रकार से आप कह सकते हो कि वॉलंटरी बेसिस पर है। आधार से जो लिंकिंग है वो अभी वॉलंटरी बेसिस पर है। ध्यान रखिएगा, अगर आपको आधार नहीं देना है तो जरूरी नहीं है आप आधार दो, फिर भी आपका वोटर आईडी बन जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर कई बार मैंने बोला इलेक्टोरल रोल के बारे में। देखो इलेक्टोरल रोल क्या होता है, बेसिकली इट इज अ लिस्ट ऑफ एलिजिबल सिटीजन्स एंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज देयर फ्रेंचाइज। मतलब कि जब भी आपने देखा होगा इलेक्शन आ रहा होता है तो इलेक्शन कमीशन इलेक्टोरल रोल निकालता है। इसमें सभी लोगों के नाम लिखे रहते हैं कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर कितने लोग यहाँ पर वोट दे सकते हैं। तो बेसिकली इट इज एलिजिबल वोटर्स हु कैन वोट, उनके नाम होते हैं, उसी को हम इलेक्टोरल रोल्स कहते हैं। अब मैं आता हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। देखिए भारत जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है विद मोर देन 1.3 बिलियन पीपल, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, जो पॉलिटिकल अथॉरिटी होती है देश की वो हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आती है। यहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कानून है, लॉज लिखे हुए हैं, उसके द्वारा गवर्न किया जाता है। और क्योंकि हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, भारत जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को फॉलो करता है। तो ये ध्यान रखिएगा, हम पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को फॉलो करते हैं, जिसके तहत भारत के जो लोग हैं, सिटीजन्स जो हैं, वो अपने लोगों को चुनते हैं, वो अपने लीडर्स को चुनते हैं कि कौन संसद में जाके बैठेगा। और लीडर्स को चुनने की जो प्रक्रिया होती है, चुनाव जो होता है, उसकी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दी गई है, ईसीआई। और इसको कब बनाया गया था, याद रखना है आपको, 1950 में। 1950 में जब इसको बनाया गया, और अभी अगर आप देखोगे तो इनके पास 4 मेजर इलेक्शंस कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी है। कौन सा? एक तो ऑब्वियस सी बात है लोकसभा, जो सेंट्रल लेवल पर हर 5 साल में होता है। वैसे ही हर राज्य के अंदर 5 साल में जो चुनाव होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, वो हो गया। और साथ ही साथ राज्यसभा का जो चुनाव होता रहता है, आपने देखा होगा, उसके भी इलेक्शन कराना। और साथ ही साथ अभी प्रेजेंट में आपको पता है प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ था, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होना है। तो इस 4 मेन इलेक्शन की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर ही है। और जो लोकल वाला चुनाव होता है, जो म्युनिसिपैलिटी और वो सब, याद रखना है आपको, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। आपके एग्जाम में अगर आता है कि वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो वो गलत हो जाएगा। अगर हम बात करें कि भारत के अंदर इलेक्शन लॉज क्या क्या हैं, तो 2 मेजर इलेक्शन लॉज हैं, याद रखना है आपको, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। इसमें डिफरेंस जान लो। जो 1950 वाला एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950, इसमें बेसिकली जो इलेक्टोरल रोल मैंने भी आपको बताया था ना, इलेक्टोरल रोल क्या था, उसको प्रिपेयर कैसे किया जाएगा, उसको रिवाइज कैसे किया जाएगा, उसके बारे में ये पूरा कानून है। और जो 1951 में जो कानून बना था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, उसमें यहां पर इलेक्शंस की प्रक्रिया क्या होगी, कितने स्मूथ तरीके से इलेक्शंस को कंडक्ट कराया जाए, कोई डिस्प्यूट मान लो अराइज होता है तो उस केस में क्या होगा, तो वो सारी चीजें 1951 के एक्ट में डाला गया था। इसके अलावा एक और चीज आपको याद रखना है कि जो भी रेसिड्यूरी पावर्स होती है वो इलेक्शन कमीशन के पास होती है। रेसिड्यूरी पावर्स का मतलब यह है कि मान लो इलेक्शन के दौरान, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन के दौरान
कोई भी अगर समस्या आती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो उसको सुलझाने की जिम्मेदारी किसकी है? वो है इलेक्शन कमीशन के पास। तो ये आपको ध्यान रखना है। मतलब कि मान लो जो भी कानून बना हुआ है अभी देश के अंदर, उस कानून में उस डिस्प्यूट के बारे में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ये डिस्प्यूट का क्या होगा। तो इलेक्शन से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट होंगे वो इलेक्शन कमीशन सॉल्व करेगी। और फाइनली यहां पर एक और अक्सर क्वेश्चन आता है कि क्या हमारे देश में राइट टू वोट है? बिल्कुल है। ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैव द राइट टू वोट। अगर आप 18 साल के ऊपर हो जाते हो और इलेक्टोरल रोल में अपना नाम दर्ज करा लेते हो तो आपको वोट देने का अधिकार है, कोई दिक्कत नहीं। और ये अधिकार कहां से आता है? याद रखिएगा, ये स्टैट्यूटरी राइट है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट मैंने भी आपको बताया, उसके अंदर सेक्शन 62 से आता है। वहां पर लिखा है राइट इज सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन। मतलब कि आपको अधिकार तो है लेकिन आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी लगाया जा सकता है। अलग अलग चीजें हैं, जैसे कि कोर्ट के अंदर अगर आप करप्ट प्रैक्टिसेस में पाए गए, आपको जेल की सजा हो गई, तो उसके आधार पर आप वोट नहीं दे पाओगे। मतलब कई सारी चीजें हैं, जो भी बोला गया है तो उस केस में आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है। तो राइट टू वोट है वो स्टैट्यूटरी राइट है, याद रखिएगा। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। एंड आई होप कि ये जो पूरा वीडियो था अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को कितने साल के लिए अपॉइंट किया जाता है? ठीक है, भले ही स्मॉल क्वेश्चन हो सकता है लेकिन स्टिल काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम के दौरान। जरूर बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका राइट आंसर आपको पता है मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की तैयारी अब आसान हो गई है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो बैच हम लॉन्च कर रहे हैं उसके अंदर बहुत सारे जो फैसिलिटीज़ हैं वो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। जस्ट 1-2 दिन बचा है आपके पास, आप इसके अंदर एनरोल कराइए ताकि आपका जो बैच है, आपकी जो क्लासेज हैं वो हर रोज शाम को 6 बजे आप अटेंड कर पाओगे फ्रॉम 1 अगस्त। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।